नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग में। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए मैंने ठाना है कि मैं आप सभी को रोज करंट अफेयर 2.0 सीरीज के माध्यम से रोज नए नए प्रश्न जो भी हमारे देश दुनिया में एग्जाम से रिलेटेड हो रहा है वो आप सबके लिए बिल्कुल सटीक जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है उसको ला करके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूं। तो आप सब हमारे साथ रोज जुड़िएगा और इस करंट अफेयर सीरीज का सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, आपको इसका आनंद लेना है। इसकी मतलब करंट अफेयर रटा नहीं जा सकता है, ये एक न्यूज की तरह ये आत्मसात किया जाता है। ये मतलब जानकारी जानी जाती है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसके आधार पे आज समाज में क्या हो रहा है, तो उस चीजों को मैं रिलेट करते हुए आपको बिल्कुल सरल तरीके से आप सभी को बताऊंगा। तो ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं आज आपके टॉपिक पे सीधे चलता हूं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, क्वेश्चन वाइज मैं नहीं लाया हूं, मैं बिल्कुल बिंदुवार अभी लाया हूं। ठीक है, क्वेश्चन भी कुछ दिन के बाद आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं क्वेश्चन भी आप सबको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, देखिए 11 दिसंबर यानी आज, ठीक है, 11 दिसंबर को ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, देखो 11 दिसंबर को कौन सा दिया दिवस है? यूनिसेफ दिवस है। कौन सा दिवस है आपका? यूनिसेफ दिवस है। और यूनिसेफ यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 1946 में। देखिए मैं मार्क करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, और यह क्या है? यह दिन जो आज का दिन है, मतलब यूनिसेफ जो दिवस है, ये किस लिए मनाया जाता है? यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का प्रतीक है। ठीक है, यूनिसेफ दुनिया भर के बच्चों के विकास के लिए काम करता है। यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो कि बच्चों के विकास के लिए काम करती है, चाहे उनका क्षेत्र या जाति संस्कृति कुछ भी हो। कुल मिला के इसको इनका बच्चों का विकास करना है। और इसकी स्थापना मैंने बता दिया कब हुई थी? 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नोट करने वाले पॉइंट हैं। ठीक है, तो यूनिसेफ कौन से नंबर का ये दिवस था? 75वें नंबर का। ये कौन से नंबर का? 75वें नंबर का यूनिसेफ दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आज डे की बात हो रही है तो सबसे देखो 11 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस। यह पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस। यह पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको जानकारी मिल गई, जो 2002 था, 2002 को क्या घोषित किया गया था? पर्वत सप्ताह, पर्वत वर्ष घोषित किया गया था। पर्वत पर्वत वर्ष पर्वत वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, 2002 को। उसी के बाद से 2003 से ये मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और आपको ये पता ही हो गया कि क्यों, क्योंकि इसके महत्व के, पर्वतों पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? स्थाई स्थाई पर्वतीय पर्यटन। ठीक है, स्थायी पर्वतीय पर्यटन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार तो हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा ही है एग्जाम के लिए। देखिए 10 दिसंबर यानी 11 दिसंबर के पहले यानी कल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया गया। नोबेल पुरस्कार दिवस का किस लिए मनाया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की पूर्ण तिथि पे मनाया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ देगा जन्मदिन पर मनाया जाता है या फिर पहले जन्मदिन, मतलब जन्म दिवस पे मनाया जाता है, या प्रथम जन्म दिवस पे, या फिर पूर्ण तिथि, इन सब में पूछ देगा। या फिर जब जब इन्होंने नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया था उससे मनाया जाता है। मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये तिथि पूर्ण तिथि पे मनाया जाता है। ठीक है, ये देखो ये कहाँ के थे? स्वीडश के थे, स्वीडिश आविष्कारक थे और डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। 10 दिसंबर 10 दिसंबर 1901 को भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य साहित्य और शांति में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 क्षेत्रों में पहला
नोबेल पुरस्कार कब? 10 दिसंबर 1901 को प्रदान किया गया। ठीक है। और कहाँ से कहाँ से प्रदान किया गया? देखो, हर वर्ष 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? स्टॉकहोम। ठीक है। ये देखो, आपका स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता है। ठीक। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। मानवाधिकार दिवस, देखिए सारे जो दिवस हैं, ये 10-11 वाले जितने भी दिवस हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार दिवस महत्वपूर्ण है, नोबेल पुरस्कार दिवस महत्वपूर्ण है। देखो, नोबेल पुरस्कार का मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, मतलब महत्वपूर्ण वाले जो पुराने दिए गए हैं, भारत में प्रथम ऐसे जो दिए गए हैं वो भी बताऊंगा, और जो 2021 में दिए गए हैं मैं उन पे भी चर्चा करूंगा, और 2020 वालों के भी विषय में मैं चर्चा करूंगा। कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा पुराना पूछ लेते हैं इसलिए। ठीक है, उसमें मैं पूरा वीडियो में ले आऊंगा। देखिए, मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, यूडीएचआर को अपनाया है ना, यूडीएचआर को सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर को अपनाया। यूडीएचआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यूडीएचआर का क्या है? महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कौन सा? उन अधिकारों की घोषणा करता है जिसका हकदार हर इंसान है, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म आदि का हो। ठीक है। इसकी विषय वस्तु क्या है? इनइक्वलिटी। देखो, इसकी थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है इसकी। ऐसी थीम पूछी जाती है। देखो, थोड़ा लंबा है, इसमें से थोड़ा सा अगर जो परिवर्तन कर देंगे आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे, और एग्जाम जो पेपर बनाने वाला होता है ना, उसको ऐसे ही बिल्कुल बिंदु चाहिए होते हैं कि बड़ी थीम्स मिल जाए और ऐसे दिवस मिल जाए कि वर्ष के अंत में आप जनवरी से रटना स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक आते आते थक जाएंगे और मानवाधिकार दिवस को भूल जाएंगे, और वहां पे आपको ये थीम मिलेगी। क्या मिलेगी? इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अगला दिवस है अंतरराष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। तो मैं चौथा दिवस पढ़ा हूं आज। ठीक है। देखिए, पशु अधिकार दिवस की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार 10 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है। इस दिन का उद्देश्य मानव अत्याचार के शिकार पशुओं को याद करना और हमारे अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर की मान्यता का आह्वान करना। पशु अधिकार संघ पशु अधिकार संघ कहाँ पे है? अनकेज्ड ने 1998 अंतरराष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस बनाया। ठीक। अनकेज्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? शेफील्ड यानी इंग्लैंड में है। ठीक है, शेफील्ड में है। शेफील्ड कहाँ पे? इंग्लैंड में है। ठीक है। तो पशुओं के बारे में, ये पशुओं के अधिकार का दिवस था कि उनका उनका मतलब उन पे अत्याचार न किया जाए, है ना, उनके उनके भी अधिकारों को ध्यान में रखा जाए मानवों के अधिकार के साथ साथ। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं अब। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो, रामानुजन पुरस्कार 2021 काहे के लिए दिया जाता है? सबसे पहले गणित के लिए दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि रामानुजन क्या थे? गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ थे। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया है। ये क्या है? प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर कहाँ पे है? कलकत्ता में है। कहाँ पे? कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के, देखो, विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 डीएसटी आईसीटीपी आईएमयू रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। देखो, उन्हें एफाइल बीजीय ज्यामिति किस लिए दिया गया? एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है। प्रोफेसर गुप्ता रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि प्रोफेसर नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार पाने वाली किस नंबर की महिला है, तो ये तीसरी महिला है। ठीक है, तीसरी महिला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, नीना गुप्ता जी, मैंने यहाँ पे फोटो भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए, छवि बन जाए, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, मोदी जी आ गए। ये बड़े चर्चे में हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही
उच्च उच्च क्वालिटी योग्य व्यक्ति हैं, और ये 9 दिसंबर को लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनने 9 दिसंबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्चुअल समिट में सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के नेताओं की भागीदारी की परिकल्पना की गई। ठीक है। इस सत्र में भारत सहित 12 चुनिंदा देश शामिल हुए। क्वेश्चन आ सकता है कितने देश शामिल हुए? 12 देश शामिल हुए, भारत भी शामिल हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, वही डबल स्लाइड बन गई। देखिए, ये है इनक्वालिटी। इनक्वालिटी मतलब असमानता होता है, तो वर्ल्ड असमानता रिपोर्ट। ठीक है। पेरिस स्थित इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी की गई विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो क्या है? पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की गई, और भारत को देखो, इसमें भारत को विश्व के सबसे असमान देशों में शामिल किया गया है। असमान देश क्या होते हैं? मतलब जिसमें जिसमें जिससे हम गरीब हैं और कोई आदमी अमीर है, तो हमारी इनकम और उसकी इनकम में कितना फर्क है, मतलब गरीब अमीर की इनकम में जब अधिक फर्क होता है तो उसको असमानता कहते हैं ना। कोई अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर है, पैसे कमा रहा, वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, जिसके पास नहीं, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, मतलब इसे कहते हैं असमानता। ठीक कि इस तो भारत को विश्व के सबसे आसमान देशों में शामिल किया गया। और सबसे आसमान देश कौन है? देखो, मेना, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका है ना। मध्य पूर्व, देखो अफ्रीका कुछ ऐसे बना हुआ है ना। तो मध्य पूर्व कुछ यहाँ पे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका है। ठीक है। सबसे आसमान, और यूरोप का स्तर क्या है? यूरोप का स्तर सबसे इस असमानता में सबसे कम है। ठीक है। और देखिए, जहां भारत में आबादी का निचला हिस्सा कितना कितना 53,610 रुपये कमाता है, वहीं शीर्ष 10%, देखो 90% जो है, 90% नीचे का है ना, वो क्या है? 53,610 रुपये कमाता है। और ये क्या है? और शीर्ष का जो 10% जो लोग हैं, वो कितने कमाते हैं? 11,66,520 रुपये पर 20 गुना अधिक कमाता है। तो देखो, इतनी ज्यादा असमानता है, तो इसीलिए भारत को इस आसमान देशों की लिस्ट में रखा गया। तो ये कौन जारी करता है? पेरिस जारी करता है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई से अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला। ठीक है। जो पेटीएम बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक का आप सबने नाम सुना होगा, तो इसको अनुसूचित बैंक का दर्जा आरबीआई के द्वारा मिला। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। ये आपके बैंकिंग हर एग्जाम से संबंधित ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, मैं सारे महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन लाया हूं यहाँ पे। देखो, पेटीएम की एक सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने अनुसूचित भुगतान के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त की। मार्च 2021 के अंत में इसे 6.4 करोड़ से अधिक बचत खाते और 5200 करोड़ रुपए अधिक जमा थे, जिसमें बचत खाते, चालू खाते, बैंक साझेदार साथ जमा अवधि शामिल थे। भुगतान बैंक, नेक्स्ट बिंदु क्या लिखा है? भुगतान बैंक केंद्र द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदार बनने का पात्र होगा, ये कहा गया है। ठीक है। भुगतान बैंक अब केंद्र, देखो ये कहा गया है आरबीआई के द्वारा, भुगतान बैंक अब केंद्र द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदार बनने का पात्र होगा। ठीक है। अब देखो, आपको इतना याद रखना है कि अनुसूचित बैंकों की सूची में किसे आरबीआई ने शामिल किया? पेटीएम पेमेंट बैंक को शामिल किया। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नीति आयोग। तो देखो, नीति आयोग की अगर जो हम आपसे बात करें, देखो नीति आयोग ने क्या किया है। देखो, नीति आयोग से क्या न्यूज आई? नीति आयोग ने सीईएसएल के साथ लॉन्च किया ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन। ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन। देखो, सबसे पहले नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1 जनवरी 1 जनवरी
2015, ठीक है। घोषणा कब हुई थी? घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त, 15 अगस्त 2014 को लाल किले से हुई थी, ठीक है। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। आपने सबने नाम सुना है ना, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन नाम था, ठीक है। अब नीति आयोग का जो हेड होता है कौन होता है? पीएम होता है। नीति आयोग का हेड कौन होता है? पीएम होता है, ठीक है। और नीति आयोग से बात करें, देखो, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट और ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है। और देखो ई सवारी, देखो इसमें क्या है, नीति आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड सीएसएल और वर्ल्ड रिसोर्सेस इंडिया डब्ल्यूआरआई के साथ साझेदारी इस सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया, ठीक है। इसे ट्रांसफार्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव टीयूएमआई के समर्थन से लॉन्च किया गया। गठबंधन का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच भारत में ई बस अपनाने पर ज्ञान और सीख को समझना, ठीक है। तो आपको मेन इतना याद रखना है, देखो जो ये सारी चीजें, ये चीज तो आप जानते ही होंगे, इसको मैंने रिवीजन करा दिया, नहीं जानते हैं तो याद कर लें। नीति आयोग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है। नीति आयोग ने सीएसएल के साथ लॉन्च किया ई सवारी इंडिया बस बस गठबंधन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ई सवारी इंडिया बस गठबंधन को किस संस्था ने लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने इनमें से निम्न में से किस योजना को लॉन्च किया है सीईएसएल के साथ? तो आप ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब आपका है पेरिस स्थित, ये तो हो गया है, ठीक है। देखिए बाल कृष्ण दोषी, देखो ये दोषी तो है नहीं, दोषी इनका क्या नाम है? दोषी इनका नाम है टाइटल, दोषी है टाइटल। तो जो जितने भी ये लोग होते हैं, कलाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो इनको काहे से सम्मानित किया गया है? काहे से सम्मानित किया जाएगा? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो रॉयल गोल्ड मेडल किस लिए दिया जाता है? रॉयल गोल्ड मेडल वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। देखिए ये लिखा है, वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? रॉयल गोल्ड मेडल, ठीक है। रॉयल गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल, ठीक है। रॉयल गोल्ड मेडल, ठीक है। देखो बालकृष्ण दोषी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स आरआईबीए द्वारा, आरआईबीए ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी नाम आपको याद रखना है, आरआईबीए द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्राप्त होगा, ठीक है। ये 2022 का है। एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। उनकी कई प्रतिष्ठित इमारतों में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर और अरण्या लो कास्ट हाउसिंग 2000 नहीं 1989 इंदौर, जिसने 1995 में वास्तुकला के लिए आगा खां पुरस्कार जीता था। देखो बस जान लीजिए आप कि आगा खां पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। तो आपको नाम याद हो गया होगा, बालकृष्ण दोषी, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए चीजों को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपको चीजें यहीं पे ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको यहीं पे याद हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। संसद ने पारित किया फार्मास्यूटिकल
शिक्षा संशोधन विधेयक, ठीक है, ये एक विधेयक पारित हुआ है, पारित हुआ है, संसद ने पारित किया है, संसद के द्वारा पारित होता है फार्मास्यूटिकल शिक्षा विधेयक। 9 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय औसत शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक, संशोधन विधेयक है ये, 2021 पारित किया गया। यह दवा और अनुसंधान के 6 और संस्थानों को राष्ट्रीय, देखो इसमें कितने 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 संस्थान, 6 और संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के साथ संस्थान का दर्जा देने का प्रयास करता है। देखो ये 6 और संस्थानों को मतलब राष्ट्रीय महत्व के लिए संस्थान का दर्जा प्रदान करेगा और उनके लिए एक सलाहकार परिषद भी स्थापित करेगा, ठीक है। ये संस्थान अहमदाबाद, कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली। 1 2 3 4 5 6, इन 6 जगहों पर, ये 6 जगहों पर संस्थान स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। आपको दिख गया, ये भी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट है ये यूपी के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आईआईटी कानपुर की बात कर रहा है। तो कानपुर कहाँ है? कानपुर यूपी में है। कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी निकलती है, गोमुख से निकलती है, ठीक है। तो कहाँ पे गिरती है? कहाँ पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में गिरती है। क्या करती है? डेल्टा बनाती है। किसके साथ मिलकर बनाती है डेल्टा? तो डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर, और उस डेल्टा का नाम है ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो ठीक है, अब आ जाए फिर से कानपुर में, ठीक है, वहाँ पहुंच गए थे हम, ठीक है। तो कानपुर के वैज्ञानिक ने क्या जीता है? यंग जियो स्पेशियल साइंटिफिक पुरस्कार जीता है। तो इनका नाम क्या है? रूपेश गोयल। ये जी रहे रूपेश गोयल जी। रूपेश गोयल को मिला है, रूपेश गोयल को मिला है यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार। उन्हें भारतीय जियोइड मॉडल कम्यूटेशन कम्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। रसपुरी कामाक्षी की स्मृति में 35 वर्ष से कम आयु के होनहार वैज्ञानिकों को 2011 से हर वर्ष, देखो 35 वर्ष से कम वर्ष के लोगों को दिया जाता है हर वर्ष, 2011 से दिया जाता है। कब से? 11 से, ठीक है। यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार और एक स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। देखो इसके साथ इनको एक स्वर्ण पदक भी प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देखिए आज आपका बस सेशन इतना ही रहेगा। आप सभी का, जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, और अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत। मैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष करंट अफेयर लेकर आऊँगा, और अगर जो आपने मेरा सहयोग दिया तो मैं इसमें जितना भी हमसे सुधार हो सकता है उतना मैं करने का प्रयास करूँगा, और आप सब तक जानकारी प्रदान करूँगा। और आप सब हमारा सहयोग कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।